हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का, जिसमें आज बात होगी 2024 के मिशन 29 की। जी हां, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जुट गई हैं। बीजेपी ने जहां प्रदेश के सभी 29 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य तय किया है, तो कांग्रेस भी विधानसभा की हार को भुलाकर बेहतर तालमेल के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। बैठक, मंथन, रणनीति बनाने का दौर शुरू हो गया है और इसी पर है आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट। मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मी एक बार फिर बढ़ गई है और इसकी वजह है लोकसभा चुनाव। बीजेपी के लिए चुनौती जीत की हैट्रिक लगाने की है, तो कांग्रेस के सामने अस्तित्व का संकट है। विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत से बीजेपी का जोश हाई है, तो कांग्रेस भी करारी हार को भुलाकर उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है। जीत की रणनीति बनाई जा रही है, विरोधियों को मात देने की तरकीब निकाली जा रही है। बात बीजेपी की करें तो लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। भोपाल में आज क्लस्टर प्रभारियों के अलावा लोकसभा विस्तारक प्रभारी और संयोजकों की बैठक हुई। बैठक में चुनाव की रणनीति बनी, पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों पर मंथन भी हुआ। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि इस बार लक्ष्य 29 सीटें जीतने का है, वोट शेयर 10% बढ़ाने का भी है। वोट शेयर बढ़ाने का हमारा संकल्प है। पूरे लोकसभा में 2019 में 58% वोट हमें मिला था। इस बार 10% एवरेज वोट बढ़ा करके 68 से 70% ले जाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो काम लगातार हम गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ मैदान में उतरे, तो उन हितग्राहियों के साथ जो हमारी ताकत है, संगठन तंत्र के साथ और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 29 की 29 सीटें जीतने का हमारा संकल्प है। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भोपाल में कांग्रेस की भी बैठक हुई। प्रदेश स्तरीय चुनाव समिति की बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल मौजूद रही। बैठक में कांग्रेस ने 29 सीटों पर संभावित प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया। पार्टी की कोशिश है कि जल्द उम्मीदवारों के नाम अनाउंस कर दिए जाएं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि टिकट बंटवारे में तालमेल का ध्यान रखा जाएगा। वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ युवा उम्मीदवार भी मैदान में उतारे जाएंगे। बस अब लोकसभा चुनाव आ रहा है आगामी, तो उन लोकसभा में किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सुझाव, ये सारे सुझाव, ये कौन उम्मीदवार ठीक होगा, क्या होगा, अब ये उनका सर्वे भी कराया है। सर्वे और बाकी लोगों सब तालमेल खाएगा, उसी को टिकट देंगे। जो सुझाव आए थे बड़े महत्वपूर्ण थे। उसमें ये था कि 29 सीटें हैं, तो लगभग हमें 14-15 पे यूथ और 14-15 पे सीनियर लीडर को चुनाव लड़ाना चाहिए। थोड़ा सा मतलब 14-15 यूथ को और 14-15 सीनियर लीडर को। तो कांग्रेस तालमेल की बात कह तो रही है, लेकिन ईवीएम के मुद्दे पर पार्टी की राय ही बटी हुई नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह के बाद अब गोविंद सिंह ने ईवीएम का राग छेड़ा है, तो स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन रजनी पाटिल ईवीएम को क्लीन चिट दे रही हैं। तो राज्य जानबूझ के जिताए हैं ताकि लोग 140 करोड़ देश की जनता भ्रम में रहे कि भाई हम 2 चुनाव छोटे राज्य जिता दिए और बाकी वहाँ बोला नहीं, तो ईमानदारी से चुनाव जीत गए। जहाँ पूरी ईवीएम ही अब ईवीएम का प्रमाणित हो चुकी। अगर ईवीएम में घोटाला नहीं कराना चाहते थे तो क्या कारण है? मोदी जी को कौन सा भय था कि चीफ जस्टिस इंडिया ने कहा था कि उसकी नियुक्ति हम प्रधानमंत्री, लीडर अपोजिशन और चीफ जस्टिस इंडिया करेगा। क्यों संविधान बदला? अगर ईमानदारी से काम कराना चाहते। कांग्रेस का कहना है कि जब तक ईवीएम रहेगी लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इस पर क्या? कांग्रेस ने ऐसे कभी नहीं कहा है। आपके नेताओं ने कहा है? नेताओं ने बोला होगा, लेकिन उनका व्यक्तिगत मत है, तो हम उसके बारे में नहीं बोलना चाहते। हम अपनी बलबूते पे हम चुनाव लड़ेंगे और अभी चुनाव इस इलेक्शन की मीटिंग के बाद में हम आपको कुछ रूबरू हो पाएंगे। तो सुना आपने कि ईवीएम को लेकर यहां पर क्या कहा रजनी पाटिल ने और साथ ही नेताओं के बयान को लेकर भी व्यक्तिगत बताया है। लेकिन मध्य प्रदेश की महाडिबेट के इन सवालों पर आज फोकस रहेगी। उन सवालों को देख लेते हैं बड़ी स्क्रीन पर। बीजेपी का मिशन 29 क्या आसान होगा लक्ष्य? ये पहला सवाल जिससे हम पूछेंगे। दूसरा सवाल क्या है, ये देख लेते हैं। कांग्रेस की तालमेल वाली रणनीति क्या आएगी काम? कांग्रेस तालमेल बनाने की बात कह रही है, लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी, क्या तालमेल वाकई बन पाएगा?
तीसरा सवाल क्या है? बैठकों का दौर जारी है, कौन किस पर भारी है देखना ये होगा। बैठक मंथन दौड़ भाग हर कोई कर रहा है, लेकिन कौन किस पर भारी रहेगा, इसी पर हम आज मध्य प्रदेश की महा डिबेट को फोकस रखेंगे। इन 3 सवालों के इर्द गिर्द ही हम अपनी बहस को आगे ले जाएंगे। कौन कौन मेहमान हमारे साथ होगा, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं धनंजय प्रताप सिंह, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ यश भारतीय हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। और साथ ही हमारे साथ यहां अवनीश बुंदेला हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता हैं। राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में साथ हैं निरंजन पोद्दार जी। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। यहां पहला सवाल मेरा राजपाल जी आपसे है। दौड़ भाग खूब हो रही है, मंथन खूब हो रहा है, लेकिन आप लोग तो रणनीति पर काम करते करते 70% वोट शेयर पर नजर रख रहे हैं। तौर पर भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक कार्य पद्धति है। हम जिस कार्य पद्धति से काम करते हैं हम उसी से काम कर रहे हैं। वही हमारा टिकट वितरण की पद्धति भी होती है, वह भी हमारी फिक्स है। अब हमारा जो लक्ष्य है, अभी हम अधिकतम वोट शेयर के साथ 58% के साथ में केंद्र की सरकार में है, और प्रदेश में भी हम 48% के साथ मध्य प्रदेश में वोट शेयर के साथ में एक बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार में है। हमने कहीं ना कहीं ये तय करा है कि जो मत प्रतिशत हमको मिला है वो बरकरार रहे और हम आगे किससे बढ़ सके, उसको लेकर हमने रणनीति बनाने का काम किया है। तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता ने भरोसा किया है, इसलिए किया है कि हमने जो कहा है उसको पूर्ण करने का काम किया। वहीं मोदी जी की गारंटी है, और उसके साथ साथ में हमारा जो मूल वैचारिक अनुष्ठान है अंत्योदय, जिसको हम गरीब कल्याण कहते हैं, उसमें उसके माध्यम से हमने हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाकर विनम्रता से ये प्रयास किया है कि समाज का हर व्यक्ति मुख्य धारा में आ सके। वह व्यक्ति जो शोषित वंचित पिछड़ा है, जो इस बात की इस बात रास्ता देख रहा था कि सरकार आएगी और सरकार फिर हाथ पकड़ के उसको मुख्य धारा में लाएगी, तो निश्चित तौर पर हमने हितग्राही मूलक योजना। तो कुल मिलाकर आपका जोश हाय है, बीजेपी का जोश हाय है विकास के साथ में। निश्चित तौर पर आज हमारे चुनाव कार्यालय खुलने का काम हो रहा है। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में हमारे चुनाव कार्यालय खुल चुके हैं। उसके साथ साथ में पार्टी का कार्यक्रम आ गए हैं। गांव चलो अभियान के तहत हमारे तमाम नेता गांव-गांव में हैं। आने वाले समय में राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है। मोदी जी के दौरे मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। काम पर लगे हुए हैं आप। पार्टी जो है अपने काम में लगी हुई है। जी अवनीश बुंदेला जी, बीजेपी के पास तो मोदी की गारंटी है, कांग्रेस के पास क्या है आपका गेम प्लान? देखिए अपना ही सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं कि हमारा जो वोट बैंक था 2019 के लोकसभा चुनाव में जो नीचे गया था, अभी आप विधानसभा में देखें तो अपनी लोकसभा में एंकर अपर्णा है, हमारा वोट बैंक बड़ा है और लगभग 7% वोट बैंक बड़ा है, क्योंकि हम ये स्वीकार करते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में हमारा वोट बैंक लगभग 35% खिसक गया था, जो 41% वापस आया इस विधानसभा चुनाव में। और सबसे खास बात है अपर्णा जी, हम तो मुद्दों की राजनीति करते हैं। अभी मेरे सम्मानित भाजपा के मित्र ने बड़ा अच्छा बताया कि हमारे कार्यालय खुल गए हैं, हम चुनाव की तैयारियों में लगे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं इतना निवेदन करूंगा कि हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली भाजपा जनता के जनहित मोड में कब आएगी अपर्णा जी? मेरा सवाल है। अभी अभी आपको सरकार मिली है, फिर से 163 सीटें जैसा प्रचंड बहुमत आपको मिला है, लेकिन एक संकल्प पत्र भी आपने जारी किया था, उस पर आपने कुछ वादे भी किए थे, उन पर आप कब काम शुरू करेंगे? गृह मंत्रालय उठाकर आपने मुख्यमंत्री को दे दिया, मुख्यमंत्री रोज दिल्ली की दौड़ लगाते रहते हैं, और मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी लचर है, खासकर महिला सुरक्षा। ग्वालियर के ही 2 मामले आपको याद होंगे। एक गरीब बालिका के साथ उसके झोपड़े में जाकर उसके माँ बाप परिजनों के समक्ष गैंगरेप होता है। इसके बाद उसी ग्वालियर में अगले दिन एक छात्रा के साथ फिर गैंगरेप होता है और उसको पुल के नीचे 30 फीट नीचे गहरे गड्ढे में फेंक दिया जाता। ये एक विषय नहीं है क्या? रतलाम, क्या भोपाल, क्या जबलपुर, हर जगह कार्रवाई नहीं हुई क्या दोनों ही मामलों में? प्रमुख अखबार प्रदेश के कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद अच्छी बात है भैया, भाजपा तो मानते ही है सिर्फ चुनाव लड़ने की मशीन बन गई है। आप अच्छी बात है, बधाई देते हैं कि आपके कार्यालय भी खुल गए हैं, आपकी चुनावी तैयारी में निवेदन इतना है। ये सब जो आपने मामले गिनवाए, देखिए सभ्य समाज पर तमाचे की तरह होते हैं अगर स्थिति जो महिलाओं के खिलाफ इस तरह के केस सामने आते हैं। आपने लगता है अवनीश जी आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रही थी आपकी, अभी आवाज आई? जी बुंदेला जी, मैं ये कह रही थी कि देखिए जब इस तरह के मामले आते हैं तो वो सभ्य समाज के मुंह पर तमाचे की तरह होते हैं, लेकिन क्या जो आपने केस गिनवाए उन पर कार्रवाई नहीं हुई क्या?
देखिए अपर्णा जी, कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। सबसे बड़ी बात, जब इस प्रदेश में आपने बलात्कारियों के लिए फांसी की मैं सजा जस्टिफाई मुकर्रर नहीं की कर है, रही हूँ उस बात उसके को, लेकिन बाद मैं भी कह रही हूँ कार्रवाई हुई या नहीं नहीं, देखिए आप समझें, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो। इसमें निर्भया कांड की याद आ रही है कि रेप करके आप नीचे फेंक दें, गड्ढे के नीचे फेंक दें, उसकी हत्या कर दें, तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। इसमें सिर्फ कार्रवाई महत्वपूर्ण नहीं है, बात है ऐसी भावना, इस तरह की जो मानसिकता कहां से प्रकट हो रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो बलात्कारी हैं, जो क्रिमिनल है, उनके मन में नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल कानून का सही भय आप कह खत्म रहे हो हैं कि गया, कानून का खौफ इसके कारण नहीं से ही हो रहा है। लेकिन बात ये भी है ना कि चुनाव जीवी पार्टी आप जिसको कह रहे हैं कि वो लगातार एक्टिव मोड पर है। ठीक है, मैं आप ही का सवाल लेकर आगे बढ़ रही हूँ। बुंदेला जी, आप ही का सवाल लेकर आगे बढ़ रही हूँ, मुझे बाकी मेहमानों के पास जाने दीजिए। यहाँ पर बड़ी बात यह है यश भारतीय जी, मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन क्या जब 24 का चुनाव बेहद नजदीक हो, सक्रियता जिस तरह की दिखनी चाहिए, क्या वो दिख रही है? और वो भी तब जब ये बात वहां पर बीजेपी कर रही है 70% वोट शेयर को टारगेट करने की। देखिए अपर्णा जी, एनडीए की सरकार है और एनडीए अगर 70% क्या 100% की तरफ आगे बढ़े, लेकिन जो सरकार है वो सरकार जनता को क्या डिलीवर कर रही है, बात तो वो होना चाहिए। महंगाई, महिला सुरक्षा, अभी आपने हमारे साथी से सवाल किया कि एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी की नातिन को ग्वालियर में हत्या कर दी जाती है और ये खुलेआम होता है, और ये आए दिन की घटना ग्वालियर चंबल संभाग में होती है, जहां से ज्योतिराज सिंधिया आते हैं, जहां से नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं और बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता आते हैं। तो कानून व्यवस्था की, ये शहरी क्षेत्र की बता रहा हूं, ग्रामीण क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे तो पता नहीं क्या क्या दब जाता होगा। दूसरी बात, ये चुनावी मोड में रहते हैं, तो एनडीए अभी तक अपनी सीट की घोषणा क्यों नहीं कर पाया? कौन कहां से कौन चुनाव लड़ने वाला, ये घोषणा क्यों नहीं कर पाया? दूसरे सहयोगी पार्टी को कितनी सीट दे रहे हैं? मध्य प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी को कितनी सीट देने वाले, घोषणा कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में कितनी देने वाले, घोषणा कर दीजिए। तो सहयोगियों से कोई बातचीत तो कर नहीं रही, तो अपनी अपनी बात चला रहे हैं। जिस तरीके सवाल इंडिया गठबंधन से या घटक दलों से होते हैं, वैसे ही एनडीए से भी सवाल और भारतीय जनता पार्टी से सवाल, और इनको जवाब देने चाहिए। और मैं तो लगातार एक ही बात कहता हूं, राजनीतिक दल कोई भी हो, हम हो या कोई और हो, सत्ता से सवाल करेगा और सत्ता को जवाब देना चाहिए, काम करना चाहिए, कार्रवाई सवाल आपने कर लिए हैं, लेकिन अब मेरे मुद्दे पर आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार, मैंने इसलिए नहीं रोका आपको, नहीं, अब मेरा भी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना जिस टॉपिक पर, उस टॉपिक को भी हम ले आते हैं ना, बीच में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना देते हैं कि 24 का प्लान है, एनडीए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। जीत तो आपका भी लक्ष्य होगा ना, आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं अपर्णा जी, मैंने कहा ना, जवाब दिया आपको। जीत हार अपनी जगह है, देना तो जनता को है ना हमें, चाहे हम विपक्ष में रहें, पक्ष में रहें, अरे सत्ता में आएंगे जनाब तो ही दे पाएंगे ना, सत्ता में आएंगे तो ही दे पाएंगे ना, वो तो योजनाएं गिना रहे हैं। नहीं अपर्णा जी, अगर महिला सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं तो हम विपक्ष में रह करके चुनाव हार के भी तो आवाज उठा रहे हैं ना। जवाब तो इनको आवाज तो विपक्ष का काम ही होता है, आवाज उठाना। सही कर रहे हैं, मगर आप आवाज उठा रहे हैं तो। यश भारती जी, मेरा सवाल सिंपल, आपकी रणनीति से जुड़ा हुआ है, स्ट्रैटेजी क्या है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, मैं उस पर सवाल कर रही हूं आपसे। मैं जवाब उस पर भी दे दूंगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सीधा सा जवाब है, 35 जिलों में लगभग 60,000 कार्यकर्ता है, आंगनबाड़ी के और सहायिका है, उनकी 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी है। डबल इंजन की सरकार है, वो सब आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं क्या? नहीं तो अरे पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो आप गोल गोल घूम रहे हैं। नहीं अपर्णा जी, आप जलेबी नहीं डालनी ना यहाँ पर सर, ठीक नहीं है आपका। नहीं जलेबी नहीं है ये, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपने मुद्दा गिनवा दिया, आपका सवाल लूंगी मैं उनसे, लूंगी राजपाल जी से आपका सवाल लूंगी, सैलरी क्यों नहीं मिल रही है, रेप केस क्यों बढ़ रहे हैं, लूंगी सवाल। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं वो मेरा सवाल था, आपने समय गवा दिया। फिर आप बोलते हैं कि मीडिया जो मीडिया जो कर रही है वो दिखाती नहीं है। ठीक है, आपने हमें पैनल में क्यों बुलाया है? क्या मैं समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाएगी उसके बाद आप सवाल नहीं करेंगे? हम राष्ट्रीय अधिवेशन करेंगे तो जनहित हो जाएगा, हम गांव गांव चलो अभियान चलाएंगे तो जनहित हो जाएगा। यही सत्ताधारी दल का काम है। और आप सवाल ना पूछे अपर्णा जी, आप कह रहे सवाल ना करें। इन्होंने मैंने ये नहीं किया, कहा सर कि सवाल ना पूछे, मैंने कहा सैलरी नहीं मिली 3 महीने से, मैं पूछूंगी, लेकिन ठीक है, लेकिन नहीं मिला था उसके लिए। अरे आप क्या करने वाले वही नहीं बता रहे आप मुझे। ठीक है, भारत माता की जय, पूरी बहस आपके इर्द गिर्द नहीं घूमेगी ना, और भी मेहमान है मेरे साथ, लेकिन और भी मेहमान है सर। यश भारती जी रुक जाइए, सवाल भी ना करें। यश भारती जी बहुत समय ले लिया आपने। पोद्दार जी
थोड़े सवाल सत्ता पक्ष से अपर्णा भी जी। करें। अपर्णा जी, हम लोगों का निवेदन है आपसे। अरे पूछूंगी सर, सारे मेहमानों को शामिल तो कर लूं, आपके सवाल याद है मुझे, पूछूंगी उनसे। राजपाल जी बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं वहां पर। पोद्दार जी। जी अपर्णा जी पूछिए। सुना आपने, सभी की तैयारी यहाँ पर है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कांग्रेस ने भी बुलाई है और बीजेपी किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करे वो भी आपने सुन लिया। किसकी तैयारी भारी पड़ती दिखाई दे रही है? और साथ ही आप मुस्कुरा भी रहे थे जब बुंदेला जी और भारती जी कुछ कह रहे थे यहाँ पर। देखिए अपर्णा जी, बड़ा आश्चर्य होता है ये चीज़ देख करके कि जैसे अभी 2 महीने पहले चुनाव निपटा है, मैं बात कर रहा हूँ विधानसभा चुनाव की, और उस समय जितने मुद्दे अब गिनाए जा रहे हैं अपोजिशन के द्वारा, ये सारे के सारे मुद्दे मुझे विधानसभा के चुनाव के अंदर दिखाई दे रहे थे। और मेरा ये मानना है कि जब कोई भी चुनाव परिणाम आता है तो वो जनता का जनादेश होता है। अब अगर मान लीजिए चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया और बम्पर रूप से पक्ष में आया, मतलब जनता को ये मुद्दे हिट नहीं किए, जनता ने इन मुद्दों को स्वीकारोक्ति नहीं दी। अब चुनाव जीतने के लिए देखिए 2-3 चीजें होती हैं। एक होता है, सबसे बड़ी चीज होती है नैरेटिव। आज विपक्ष जिस तरीके से चुनावों की तैयारी तो करता है, लेकिन मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि अब विपक्ष ने ऐसा कौन सा नया नैरेटिव जनता के सामने रखा है जो जनता को कनेक्ट कर रहा है। अभी भी वही जो इनकी पुरानी जो लाइन लेंथ थी, अभी वो पूरी लाइन लेंथ में चल रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के, आप देखिए कि जिस तरीके से अभी 22 जनवरी को जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी समर्थित चाहे आरएसएस के कार्यकर्ता हों, चाहे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, एक घर में एक राउंड उनका हो चुका है। अक्षत वितरण के नाम पे, पताका वितरण के नाम पे, प्रसाद वितरण के नाम पे, यानी कि जनता से वो कनेक्ट कर चुके हैं। और उसके बाद में अभी भी जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक तरफ इंडिया गठबंधन जो अभी भी समझ लीजिए अलायंस खेल रहा है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो अभी मेरे हिसाब से काफी लीड ऑलरेडी बना करके जा चुकी है। तो अब इसके अंदर देखिए निश्चित रूप से यहाँ पे ये चीज देखने वाली है कि भाई ये, और आज भी स्थिति ये हो रही है अपर्णा जी कि जो अपोजिशन है वो अपना कोई रोड मैप या अपना कोई जनता के सामने नया कोई समझ लीजिए एक नया प्रोग्राम जनता को नहीं दे पा रहे हैं, पब्लिक को नहीं दे पा रहे हैं, और इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि अब केवल कुर्ता खींचने वाली जो राजनीति है उसको जनता पसंद नहीं करती है। जी, ये आपने भाजपा के 2 प्रवक्ता बिठा लें अपर्णा जी। अरे अवनीश बुंदेला जी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? उन्होंने तो कहा ना कि वो मुद्दे जो आप अभी उठा रहे हैं विधानसभा चुनाव में। 30 सेकंड और लूंगा इनकी इस बात पे, 30 सेकंड और लूंगा। दीजिए, हम बात कर लेंगे। बुंदेला जी आज की स्थिति पता क्या हो गई है? जी सुनिए आप, थोड़ा सा धैर्य नहीं, अब 1 मिनट रुक जाइए। देखिए बुंदेला जी, भारती जी, बुंदेला जी, पोद्दार जी, तीनों ही सुन लीजिए। 1 मिनट 30 सेकंड पोद्दार जी, आऊंगी विषय थे पोद्दार जी। और देखिए इन्होंने कहा विधानसभा में धनंजय प्रताप सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। यश भारती जी एक सवाल सबसे लेते हैं। यश भारती जी एक सवाल सबसे लेते हैं। मैं आपके पास लौटूंगी, सेकंड राउंड में आऊंगी आपके पास, सेकंड राउंड में आऊंगी आपके पास। धनंजय प्रताप सिंह जी, तालमेल बैठाने की बात कांग्रेस कर रही है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में, लेकिन युवा और वरिष्ठों के बीच में, लेकिन ईवीएम को लेकर भी आज 2 अलग अलग बयान सामने आए हैं। गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह लगातार सवाल उठा रहे हैं, जबकि रजनी पाटिल ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि हम नहीं जीतेंगे, हम जीतेंगे। देखो अपर्णा, जहां तक कि ईवीएम पे सवाल उठाने का सवाल है, ये दिग्विजय सिंह का सवाल हो चाहे डॉक्टर गोविंद सिंह का सवाल हो, ये उनका नितांत व्यक्तिगत सवाल है। अगर ये कांग्रेस इस मत पे राजी होती तो कांग्रेस इस बात को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार करती कि ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। रजनी पाटिल का बयान भी आज ये बताता है जी। लेकिन जहां तक ये मतलब अपन दोनों पार्टियों की चुनावी तैयारियों को देखें अपर्णा, तो देखो कांग्रेस की भी आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और ज्यादातर नेताओं ने, आरिफ मसूद से लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि भाई जो बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, सुरेश पचौरी हो, कांतिलाल भूरिया हो, चाहे अरुण यादव हो, इन लोगों को भी चुनाव लड़ना चाहिए। और इसमें रजनी पाटिल सहित बाकी सारे नेताओं ने सहमति भी जताई कि हाँ, इनको चुनाव लड़ना चाहिए और बाकी सीटों पर नए चेहरों को उतारा जाना चाहिए करके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अभी इन्होंने जो हाल में विधानसभा चुनाव में पराजय देखी है, उसके बाद ये सब लोग चुनाव लड़ने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भी ज्यादातर बड़े नेता नदारद थे। इसके विपरीत देखा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, तो भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने तरफ एक तरह से अपना चुनावी संक्रांत कर दिया।
उनने अपना एक पूरा लोकसभा के प्रभारी, लोकसभा के संयोजक, लोकसभा के विस्तारकों की बैठक कर ली। उनको टास्क दे दिया कि उनको बूथ स्तर तक के क्या क्या काम करना है। तो देखो दोनों पार्टी हैं, दोनों पार्टी की चुनावी तैयारियों में अंतर दिखता है। दूसरा, हम बात करें वोट ऑफ परसेंटेज की, तो वोट ऑफ परसेंटेज में हम पिछले 5 चुनाव का एनालिसिस देखें तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट लगभग वही 32, 34, 35, 36 के आसपास रहता है। लेकिन अपन भाजपा के लोकसभा के चुनाव में वोट देखें तो वो 32 से बढ़कर के 58 तक पहुंच गया है। अपन पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें 2018 के, तो तब भाजपा को 40% वोट मिले थे और लोकसभा चुनाव में 18% वोट उसके बढ़ गए। तो 58 से वो 70% तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, 58 टू 70 तक जम जाने की बात कर रहे हैं। इसी बात पर आगे बढ़ते हुए अवनीश बुंदेला जी, वही वापस आ जाती है बात तैयारियों की। आप भले ही जो आपकी रणनीति को एनालाइज कर रहे हैं उन पर कोई भी आक्षेप मर दे, लेकिन आप खुद बताइए ना, वरिष्ठ नेताओं को चुनाव में उतारने की मांग क्यों आपकी स्क्रीनिंग कमेटी के अधिकतर मेंबर्स कर रहे हैं? क्यों ईवीएम को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पार्टी स्टैंड नहीं ले रही है? क्या वजह है? और आज आप तो गिनेंगे भी नहीं, लेकिन बड़ी संख्या में आज कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने उनकी ज्वाइनिंग कराई है। आप बताइए। आप देखिए अपर्णा जी, ये सारे विषय मुझे नहीं लगता कि हम इनका क्या जवाब दें। जिनको जहां जाना वो जाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो आप बात कर रहे हैं बड़े नेताओं की, तो जहां अगर केंद्रीय नेतृत्व कहेगा तो जहां बड़े नेताओं को लड़ाना होगा तो लड़ेंगे चुनाव, उसमें कोई गुरेज नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं तो कह रहा हूं, अगर भाजपा को लगता है कि वो विजयी रथ पर सवार है, असमी यज्ञ का घोड़ा उनने छोड़ा हुआ, जहां जहां जाएगा वहां जीत जाएंगे, तो भैया नीतीश कुमार को तोड़फोड़ करने की क्या आवश्यकता थी? आप तो विजय रथ पर सवार हो, लड़ लेते अकेले बिहार में। आप उधर ममता को क्यों धमका रहे हो कि तुम भी अकेले लड़ो? इधर आप मायावती को धमका रहे हो कि आप भी अकेले लड़ो। इधर आप हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर रहे हो। आप तो विजयी रथ पर सवार हो ना, आप तो लड़ो ना अकेले। और यश भारती ने सही कहा, यश भारती जी ने, कि आप अपने प्रत्याशी क्यों घोषित नहीं कर रहे हैं? एनडीए के प्रत्याशी कर दीजिए आप घोषित। और सबसे बड़ी बात, ईडी सीबीआई आपके साथ साथ चल रही है। ईडी सीबीआई ऐसा लगता है आज की तारीख में कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी मैनेजमेंट का एक प्रमुख अंग है। और एक सबसे खास बात, राजनीतिक विश्लेषक पोद्दार जी कुछ भी कहें कि विधानसभा में ये मुद्दे थे, वो मुद्दे थे, हम लेकिन मुद्दों पर राजनीति करेंगे। हम महिला सुरक्षा की बात नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप जीत गए, अलग बात है। क्या हम ये भूल जाएं कि शिवराज जी ने 7 महीने पहले घोषणा की थी कि 1 लाख नौकरी प्रतिवर्ष दूंगा, और 36,000 नियुक्तियों के लिए आपने एग्जाम कराया था जिनका आज तक नतीजे नहीं आए, रिजल्ट नहीं आए। क्या हम ये भूल जाएं कि 2019 की पीएससी की मात्र 559 पोस्ट हैं, आप 5 साल बाद करोड़ों रुपए इवेंट पे खर्च कर रहे हो, अखबार में विज्ञापन दे रहे हो, 5 साल बाद 559 लोगों को आप ज्वाइनिंग दे रहे हो। क्या हम ये बात ना उठाएं? क्या रोजगार की बात ना उठाएं? अगर पोद्दार जी को लगता है ये मुद्दे गौण हैं, ये मुद्दे नहीं होना चाहिए, तो धन्य भैया से राजनीतिक विश्लेषक जी, हम उनको प्रणाम कर देते हैं। लेकिन ये मुद्दे हमेशा रहेंगे राजनीति में। बेरोजगारी का, कल आपने बजट पेश किया है, आप मुझे बताओ बजट में क्या राहत दी आपने? ना तो आपने इनकम टैक्स स्लैब में कहीं राहत दी, आपने राहत किसको दी? कॉर्पोरेट सेक्टर को, जिनका आपने कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया। जबकि आज भी आम आदमी का अगर देखें इनकम टैक्स का हाईएस्ट स्लैब 35% का है। आपने बल्कि पहली बार देश में ऐसा हुआ, मैं खुले मन से कह रहा हूं कि डिफेंस का बजट 4,35,000 करोड़ का था, उसको घटा के 4,34,000 करोड़ किया गया है। ये पहली बार आजाद देश में ऐसा हुआ है कि आपने डिफेंस का बजट घटाया। कहां काम कर रहे हो आप? मतलब आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपने जनता को एक नशे में डाल दिया है, पैसा नहीं जा रहा है। उसके भैया आपकी सरकार में हमारी बात सुन लो, आप बजट बढ़ा के और फोर्स की दलाली करते थे, और हमको कह रहे हैं आपने बजट घटाया है। और वोफर्स वो तोपे थी कि जिनसे हम कारगिल का युद्ध जीते थे, आप जैसी तोपे नहीं थी। सवाल ठीक है, सवाल पूछ लिया ना आपने, जवाब भी सुन लेते हैं आप। पोद्दार जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले राजपाल जी कुछ नहीं किया आपकी सरकार ने, फिर कैसे आप लोगों को मिलता रहता है प्रचंड बहुमत? बता दीजिए जरा इस बात का फॉर्मूला भी। रोजगार के मामले पर, महंगाई के मामले पर, तमाम मामलों पर यश भारती जी, बुंदेला जी ने पूरी फेहरिस्त खोल दी थी कि आप नाकाम हैं, फिर कैसे आप निकल रहे हैं विनर? अब ये तो जनता का आशीर्वाद है साहब हमको, कि हम हमारे काम क्यों पसंद आ रहे हैं जब हम कुछ कर ही नहीं रहे। तो वास्तविक में क्या है, कांग्रेस को कुछ दिख नहीं रहा है। कांग्रेस घोर निराशा के दौर से गुजर रही है, कांग्रेस घोर अविश्वास के दौर से गुजर रही है।
कांग्रेस के लोग डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, मीठा मीठा आ रही हूं भारती जी, आ रही हूं। कड़वा थू थू। अब जनता ये बात समझ चुकी है कि ये कांग्रेस ने सदैव से दोहरा चरित्र अपनाने का काम किया है और कांग्रेस छोड़ के लोग जा रहे हैं, इनके एनडीए, इनका INDA गठबंधन छोड़ के जा रहे हैं। पर ये तो कमलनाथ जी ने तो चलती सरकार में जब इनके मंत्री विधायक इन पे अविश्वास करके जा रहे थे तब भी इनने परवाह नहीं पाली। ये तो सोच रहे थे कि भीड़ कम हो, तो आज भीड़ कम होते होते ये स्थिति हो गई है। ठीक है, एक फाइनल कमेंट भारती जी से, ठीक है। सहयोगी ममता बनर्जी, इनकी सहयोगी ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस 400 जगह लड़ेगी तो भी 40 से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ममता बनर्जी इनकी सहयोगी कह रही है। भारती जी, अपर्णा जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी अभी भी दम भर रहे हैं। मैंने तो प्रमाणित बता दिया कि कानून व्यवस्था फेल थी, इसीलिए नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हारे हैं। इनको स्वीकार कर, साहस स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात, अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, हमारा जनता की तरफ से निवेदन है, किसी भी आतंकवाद का मुकदमा झेल रही हो RSS के स्वयंसेवक की हत्यारी को कम से कम भोपाल जैसी राजधानी से उदाहरण पेश करके। ठीक है, इतना ही समय मेरे पास, उदार जी माफी के साथ इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का डिबेट में शामिल होने के लिए, और मध्य प्रदेश की महाडिबेट में फिलहाल इतना ही।